तो क्वेश्चन है क्या है सोल्यूशन। तो आप सबको पहले से पता होगा। तो सोल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। तो सोल्यूशन इज द homogeneous mixture of two or more components। ठीक। तो मेनली जो अपना होता है सोल्यूशन बेटा, वो बना होता है दो चीज़ों से। तो में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, अगला होता है सॉल्वेंट। तो क्या होता है सॉल्यूट? इस सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जिसकी मात्रा कम होती है, लेकिन मोल्स में। केमिस्ट्री में सारी बातें मोल्स में कन्वर्ट करता है। तो जो लेस अमाउंट में होता है वो क्या होता है सॉल्यूट। तो वो कंपोनेंट जिसका लेस अमाउंट होता है सॉल्यूशन में, लेकिन अमाउंट मापेंगे किसमें? मोल में मापेंगे, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और वो कंपोनेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है लेकिन मोल में, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब हम अमाउंट इन टर्म ऑफ मोल निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल अगर ले हम, कि अगर 180 ग्राम 180 ग्राम यूरिया को हम इज मिक्स्ड विथ 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो ऐसे केस में आप बताओ कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट। तो अभी हमने कहा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा? सॉल्वेंट। और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होगा? सॉल्यूट। लेकिन मात्रा निकालना किसमें हमको है? मोल में निकालना है, मोल में। तो आइए जरा पता करते हैं कि 180 ग्राम यूरिया में कितने मोल्स होते हैं। तो अगर आपको वेट दे रखा हो, वेट और वेट गिवन हो, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है निकालने के इसका यूरिया का। अगर वेट क्यों ना, तो वेट होता है वेट किसमें? ग्राम्स में अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं यूरिया का मोलर मास निकालूं, तो अगर मैं यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालूं, तो यूरिया क्या होता है? यूरिया होता है NH2CO NH2। N का होता है 14, H का होता है एक, तो यहाँ पर 2 H है, प्लस कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस 2 H का मास, इस प्रकार निकलता है। यहाँ पे क्या है? N का मास। तो N का मास, 2 H का मास, एक कार्बन का मास, एक O का मान मास, और एक यहाँ पर नाइट्रोजन का मास प्लस 2 हाइड्रोजन का मास। तो N का मास कितना होता है? 14, आप जानते हैं। नहीं पता तो प्रैक्टिकल देखिए। H का मास होता है एक, कार्बन का होता है 12, O का होता है 16, N का होता है 14, H का वापस से होता है एक। तो ऐसे केस में हम इसको तो सम करेंगे तो हमारा, तो ये हो गया 14, ये हो गया 2, ये 12, ये 16, ये 14 और ये 2, बड़ा सबका सम करेंगे तो आंसर आता है 60। तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना? 60 होता है। और वेट क्या दिया हमको? 180 ग्राम दे रखा है। तो अगर इसको अगर इसका मोल निकाल लिया, मोल को दिखाते हैं किससे? मोल को दिखाते हैं स्मॉल n से, और वेट को दिखाते हैं W से, और मोलर मास को दिखाते हैं M से। तो मोल अपना हो गया वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? वेट था अपना 180 ग्राम,
और मोल मास कितना था, वो आया 60, काट देंगे तो 6 तक 18, मोल कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये होते हैं 3 मोल। अब ये देखते हैं 90 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर वाटर पता करें हम, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मतलब वेट इन ग्राम, मतलब वेट अपॉन मोलर मास होगा बेटा। मोल दिखाते हैं स्मॉल एम से। वेट क्या दिया हमको, वेट दिया 90 ग्राम। और पानी का मोल हो सकता है, तो अगर पानी है हमारे पास तो 2 एच का मास प्लस ओ का मास। एच का मास होता है 1 और ओ का मास होता है 16। तो 2 प्लस 16 मतलब 80। तो इसको 18 डिवाइड कर दें। बड़ा, अगर 18 से काटेंगे आप, तो नहीं काट पाए तो 2 से काट लीजिए। तो ये आ गया 45, ये आ गया 9, 9 25 45। तो मोल कितना आ गया, किसके 5 मोल आ गया। और जिसका मोल ज़्यादा हो वो क्या होता है, वो क्या सॉल्वेंट होता है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये सॉल्वेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा सॉल्वेंट कैसे कहते हैं। तो इस हिसाब से आप इसी रिएक्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, उसे आप खुद कीजिएगा। एग्जाम्पल आपके लिए है, मैं आंसर लिख के जा रहा हूँ, आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। कि 300 ग्राम यूरिया है, यूरिया is mixed with 684 ग्राम of sucrose, and 180 ग्राम of water। तो आपको बताना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। मैं सुक्रोज का फॉर्मूला आपको ले देता हूँ। सुक्रोज अपना होता है C12H22O11। वाटर आप जानते, यूरिया आप जानते। देखो आप सॉल्व कीजिएगा और बताइए कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। आप पाएंगे कि सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी दोनों क्या होंगे, सॉल्यूट। मतलब किसी सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूट हो सकते हैं, पर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही हो। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन के कंपोनेंट की, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की, उसमें सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो ये तो पक्का, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो उसमें एक कोई कंपोनेंट ज़्यादा है कम होगा। जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जो कम है वो होगा सॉल्यूट। पर मान लो अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है तो उसमें एक ही क्या होगा, सॉल्वेंट, बाकी दो क्या होंगे, सॉल्यूट। मान लो 4 कंपोनेंट्स हैं तो सॉल्यूट कितने होंगे, 3, क्योंकि सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा जो ज़्यादा होगा। इसका मतलब सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। सॉल्यूट की मात्रा 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आया हो। पढ़ा देना, जो सोल्यूशन का नेचर होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बस इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करेगा, उसका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में होगी। और अगर सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन गैस फॉर्म में होगी। मतलब ये है कि सॉल्वेंट डिसाइड करता है
कि सॉल्यूशन कैसा होगा। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हम तो इतना पहले जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो 3 फेज में पाया जा सकता है। या तो वो सॉलिड फेज में होगा, या तो वो लिक्विड फेज में होगा, या तो वो गैस फेज में होगा। इन 3 फेज में पाया जा सकता है। तो इधर समझते हैं कि अगर मैं एक तरफ लिख रहा हूँ सॉल्यूट, एक तरफ लिख रहा हूँ सॉल्वेंट, आपको बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा और उसका एग्जाम्पल भी देना है साथ में। कुछ हम एनसीईआरटी में साफ साफ एक ही चार्ट दे रखा है, आप चाहो तो आप भी इसको बना सकते हो। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ जस्ट से, आए देखिए जी। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे अपना है सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे अपना है सॉल्वेंट। आपको बताना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। बड़ा एनसीईआरटी में सेम चार्ट दी हुई है, मैं थोड़ा सा लिखूंगा, बाकी आप एनसीईआरटी से कवर करो। आइए देखिए, बुक लेके साथ बैठी, कुछ कम आप भी करें। तो अगर सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ऐसे केस में अपना सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है वाटर प्लस अल्कोहल। याद करो, जो लोग दारू पीते हैं वो पानी के साथ अल्कोहल को मिक्स करते हैं, तो जो मिक्सचर बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है, वो भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में ही होता है। बेटा अगर अगर ये अपना लिक्विड ही रहे और ये गैस हो जाए, तो ऐसे केस में अपना जो होगा सॉल्यूशन, वो क्या होगा? गैसियस होगा। एग्जाम्पल आप स्वयं करेंगे। और सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल क्या है? फॉग। याद है? अगर आपको याद हो तो यहाँ पे वाटर के साथ बहुत सारा एयर होता है। किसमें? फॉग में। याद को शीत गिरती है हमारे यहाँ, उसी को हम फॉग कहते हैं। हवा ज़्यादा पानी कम, और जिसकी मात्रा ज़्यादा सॉल्यूशन उसी प्रकार का दिखेगा हमको। बेटा अगर अपना सॉल्यूट लिक्विड ही रहे, लेकिन सॉल्वेंट हमारा क्या होगा? अगर सॉल्यूट लिक्विड ही रहे लेकिन सॉल्वेंट बड़ा सॉलिड हो जाए, तो ऐसे केस में अपना जो नेचर होगा सॉल्यूशन का, वो कैसा होगा? बड़ा सॉलिड होगा, है ना? एग्जाम्पल में आप इससे एग्जाम्पल स्वयं ढूंढेंगे। एनसीईआरटी बुक खोलिए और उसको पढ़िए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो एक बार सॉलिड लिक्विड लीजिए, एक बार सॉलिड और एक बार गैस, और हर बार सॉलिड को चेंज कीजिए और बताइए कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा आएगा, और उसके एग्जाम्पल लिखिए। एनसीईआरटी बुक खोलिए, मैं आपको इसके लिए फ्री छोड़ रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक में डेटा लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर इसके आगे आपका होमवर्क है, ये आपका इसके इसकी क्या है, इसके आगे आपका बड़ा होमवर्क है। एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दे रखी है, इसी बहाने आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, आइए जिसको मैं आगे छोड़ रहा हूँ, ये देखो। अब अगर मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया है, मेरा लेट से मैंने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाया है और दूसरे एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाया है, तो कौन सा सॉल्यूशन गढ़ा होगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जिस एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी है, वो सॉल्यूशन गाढ़ा होगा। अब इस गाढ़ेपन को दर्शाने के लिए हम केमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं। केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं कि कोई सॉल्यूशन जितना गाढ़ा होगा,
उतना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा। और कोई सॉल्यूशन जितना कम गढ़ा होगा, मतलब जितना डाइल्यूट होगा, उस उतना उसका कम कंसंट्रेशन होगा। और कंसंट्रेशन डिफाइन करने के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बेटा, तो आप अपना पहला टर्म है मोलरिटी। प्रदूषण को पढ़ना है, वो बेटा है नॉर्मेलिटी। जो को थर्ड पढ़ना है बेटा, बेटा वो है मोलरिटी। फिर हमको फोर्थ पढ़ना है अपनी बुक के भी यहाँ पे, बेटा वो है मोल फ्रैक्शन। और जब हम लास्ट पढ़ेंगे वो है परसेंटेज कंसंट्रेशन। बेटा परसेंटेज कंसंट्रेशन कुल 3 तरह का हमको पढ़ना है। इसमें हमको पहला पढ़ना है वेट बाय वेट परसेंट। बेटा दूसरा हमको पढ़ना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और तीसरा हमको पढ़ना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। घबराए नहीं, अभी जो इसको पढ़ेंगे उसको हमको सारे आ जाएंगे। तो चलिए और हमको और पढ़ना है लास्ट में, ब्रनो हमको पढ़ना है लास्ट पीपीएम। सॉरी पांचवा, और हमको छुरा पढ़ना है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब पीपीएम। फिर हम मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, नॉर्मेलिटी को हम इस कैपिटल एन से दिखाते हैं। बेटा मोलैलिटी को देखो ये गलत लिखा हुआ है, मोलैलिटी होना चाहिए इसको। तो मोलैलिटी, स्पेलिंग मिस्टेक थी बेटा। मोलैलिटी इसको हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। बेटा मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं एक्स से। और ये आपको है ना सिंबल रखा है, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट, इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, इसको बोलते हैं डो। ये है वेट परसेंटेज, ये है वॉल्यूम परसेंट, और ये है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। आगे पढ़ेंगे तो फुल फॉर्म बता दूंगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं। हम क्या शुरू करेंगे हम पहले, तो पहले शुरू करते हैं हम पहला मोलैरिटी। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें, इसको दिखाया जाता है कैपिटल एम से। बड़ा ये होता है क्या, बड़ा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट है उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। तात्पर्य बड़ा ये है कि 1 लीटर चीनी में एग्जांपल लूं तो कितने मोल्स ऑफ 1 लीटर पानी में कितने मोल्स ऑफ चीनी प्रेजेंट है, ये बताता है ये। तो अगर परिभाषा के हिसाब से इसका हम निकाले फॉर्मूला, तो मोलैरिटी जब पर हमारा होगा, मोलैरिटी जब हमारा होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा हमारा मोलैरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर बेटा हमको वॉल्यूम
लीटर पुट करना है। पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका निकालूं, यूनिट निकालूं अगर मैं इसका, अगर इसका मैं यूनिट निकालूं यूनिट, तो बताओ ऊपर क्या है, मोल है, और नीचे है वॉल्यूम, उसका मतलब क्या होता है, लीटर। तो मात्रक बनता है इसका मोल प्रति लीटर, या इसी को हम मोल लीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसका मात्रक है। अगर आपको मोल निकालने फिलहाल नहीं आता है, तो मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मोल निकालना आपको सिखा दूंगा। तो परेशान नहीं होना, टॉपिक के साथ चलो, जिस प्रकार हमको आवश्यकता होगी हम आपको डेटा सिखाते जाएंगे। आइए देखिए, और हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्या, नॉमिनलिटी। पर नेक्स्ट था नॉमिनलिटी। तो पहले हम सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे, क्योंकि ये मेरा क्लास 11 में अभी आ चुका है, तो आपको आता होगा। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, इसको हम सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो अगला बेटा अपना है नॉमिनलिटी। इसे दिखाते हैं कैपिटल एन से। नॉमिनलिटी क्या होता है, तो होता है इट इज द, ये होता है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, बड़ा ये बड़ा क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्या, नॉमिनलिटी। हो सकता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आपके नया हो, तो इसको हम वापस से ठीक कर देंगे भी, आपको सुनना जाएगा, तो आप परेशान न होइए। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें आ जाएंगी। तो उस भी यहाँ पे अगर मैं नॉर्मलिटी निकालूं, इस डेफिनेशन से अगर मैं इसका निकाले फॉर्मूला, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो नॉर्मलिटी अपना होगा, वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं मैं, तो नॉर्मलिटी होगा बेटा नंबर ऑफ बड़ा ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुद्दा है सर, हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, तो वो भी सिखा रहा हूं आपको मैं। अगर इसका हम भी निकालने पहले, तो अगर, तो वो होगा, ऊपर आएगा, ऊपर कहेंगे बड़ा, ऊपर आ जाए इक्विवेलेंट, ऊपर आता है इक्विवेलेंट, और नीचे आता है लीटर। तो मात्रा बनता है इक्विवेलेंट प्रति लीटर, या फिर इसको हम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स भी कह लेते हैं, पर या फिर इसी को हम सिर्फ एन से दिखा देते हैं। बेटा वैसे बेटा ऊपर वालों को बड़ा सिर्फ हम कैपिटल एम से भी दिखा सकते हैं, ये से क्या है, मात्रा की कुछ और नहीं। पर आप मुद्दा है कि सर हम ये नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकालें, तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम। मैं आपको अभी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा,
फिर बाद में एक ट्रिक दे दूंगा, इससे को सारा काम हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, फिर ट्रिक तुमको मिल जाएगी, उससे काम कर लेना। अब देख, अब निकालना है हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा हमारा होता है, वो बेटा हमारा होता है वेट अपॉन, वही मास अपॉन, तो वेट को हम लिखते हैं क्या, WT। क्या लिख लो बेटा, लिख लो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ फिर एक समस्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पर इसको सिंबल फॉर्म में दिखाते हैं, W/E के फॉर्म में, ठीक है। अब बेटा अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें, इक्वल मतलब E, बेटा हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है, बेटा इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट मास क्या होता है, बेटा इक्विवेलेंट मास अपना होता है, या तो मोलर मास को दिखाते हैं कैपिटल M से, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर। ये भी क्या होता है बताता हूँ, आसान है उसके लाइन। अभी आप लॉन्ग टर्म सीख रहे हैं, लास्ट में जाके आपको शॉर्ट टर्म सिखा दूंगा ना। थोड़ा इस बड़ा हिसाब से ये क्या हो गया, वेट अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हमारे ऊपर चला गया। और याद करो वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, याद करो वेट अपॉन मास क्या था, मोलरिटी क्या था। अरे यार वेट अपॉन मोल मास क्या था, मोल क्या था ना, नहीं मोल था ये, इसको हम नंबर ऑफ मोल कहा करते थे। तो बड़ा उस हिसाब से अपना नंबर ऑफ ग्राम क्या आएगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल एन मोल है और ये क्या है, एन फैक्टर है। बड़ा अगर ये क्या है, ये अपना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, मोल इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट को दिखाते हैं ई से, इसको दिखाते हैं W से। इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। हम लिख दे रहे हैं पर कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि आपको दिक्कत ना हो, कि जो अपना इक्विवेलेंट मास होता है, इक्विवेलेंट मास या वेट, बेटा केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, आप मास को वेट कह सकते हो, पर ये होता है अपना, ये होता है मोलर मास या वही मोलर मास, बात एक ही बेटा इसका है, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। थोड़ा इस हिसाब से हमारा इक्वल मास क्या आएगा, ई अपना आएगा कैपिटल एम अपॉन एन फैक्टर, जो कि हमने वहाँ यूज किया। एन फैक्टर क्या होता है, हमने अब मोलर मास तो निकाल लेते हैं अपन ने, अब आता है एन फैक्टर निकाला, वो भी काफी आसान है, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तुमने इसको यूज किया, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए ये हमारा गया है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है, वो आता है एन इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। तो अगर मैं इस वाले चीज को, इस वाले इसको मैं नॉर्मेलिटी वाले फॉर्म में पुट करूँ, तो मुझको मिलता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, याद करो नंबर ऑफ ग्राम कौन सा, तो जाएगा एन इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम। और याद करो एन बाई वी क्या होता है, एन बाई वी अपना क्या होता है, मोलरिटी। तो ये कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मित्र हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता था, मोलरिटी होता था। तो हमने इसको यूज कर लिया, तो नॉर्मलिटी क्या गया अपना, तो यहाँ से बड़ा अपना नॉर्मलिटी जो होता है, जो अपना नॉर्मलिटी होता है, यहाँ सीखा हमने कि नॉर्मलिटी जो होगा अपना, वो होगा मोलरिटी इंटू एन फैक्टर।
अब याद करो, आपको मोलरिटी निकालने पहले ही आता है, तो आपको नॉर्मलिटी अगर निकालना हो कभी, तो आप ये बवाल मत पालना जो हमने को सिखाया है। आप डायरेक्ट क्या निकालो, आप पहले निकालो मोलरिटी। पहले क्या निकालो, पहले आप मोलरिटी निकाल लो, और उसका पहले आप मोलरिटी निकाल लो और उसका मल्टीप्लाई एन फैक्टर से कर दो, आपको नॉर्मलिटी अपने आप मिल जाएगा। ये पूरी कथा आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप यहाँ से बच जाएंगे। तो मोलरिटी तो नॉर्मलिटी भले ये है जो मैं लिखाया था आपको, ये है, पर हम यूज ये करेंगे हमेशा, हम यूज हमेशा ये करेंगे। मैं उसको चेंज करना चाहूंगा, ये मेरे काम का है बेटा, हमेशा यूज हम ये करें, नॉर्मल ये हमेशा ये, ठीक है, इसको यूज करें, क्या फिर कह लो इसको यूज करेंगे, बात एक ही है कि ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है। अब अगर हम मोलरिटी से नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं तो हमें कम से कम क्या चाहिए, हमें एक वैलेंसी फैक्टर निकालना आना चाहिए। तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर की, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अच्छा, एन फैक्टर को हम लास्ट बढ़ा देंगे, पहले हम जरा सारा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ले बेटा, नहीं तो ठीक है छूट जाएगा। एन फैक्टर याद रखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहला काम करूंगा एन फैक्टर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ हमें काम पड़ेगा, ठीक है बेटा, परेशान नहीं, सब बताएंगे। पर क्या है, मैं एक सीरीज लेके चल रहे हैं अपन कि हम कंसंट्रेशन टर्म कर ले आज, प्रयास अपना पूरा है। आइए देखिए, तो अगला क्या है बेटा, बेटा अगला हमारे पास क्या था, तो हमने यहाँ सीखा कि हम मोलरिटी हम अगर नॉर्मलिटी निकालना भी होगा तो हम पहले मोलरिटी निकालेंगे और उसका एन फैक्टर से गुणा करके नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। तो इसलिए आप एक नोट लिखो, तो नोट में लिखो बेटा कि फर्स्ट कैलकुलेट मोलरिटी, देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी। ये आसान पड़ेगा, ये इक्विवेलेंट वेट के चक्कर में नहीं पड़ना। कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है वो, लेकिन यहाँ पे उसकी वो जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। अब अगला बड़ा हमारा कंसर्टेंट टर्म कौन सा है, वो है अपना नॉर्मल, सर वो क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी स्मॉल एम, बड़ा वो अपना मोलरिटी, दिखा दे इसको स्मॉल एम से। और बेटा मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, मैं बड़ा केमिस्ट्री टीचर हूँ, तो अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है। आइए देखिए बेटा मोलरिटी क्या होता है, बेटा अगर मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी अपना क्या होता है, मोलरिटी होता है, इट इज इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, अब याद करो ये क्या है अपना, बस नॉट सॉल्यूट, बट ये सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, सिंपली सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। देखिए सॉरी मैं फिर गलती कर रहा हूँ, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम मोलरिटी कहते हैं। तो मेरा मोलरिटी की लौती पहली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म रही जहां पर हमने सॉल्वेंट यूज किया, वो भी किसमें, केजी में। तो बड़ा उस बिहाफ पे अपना, अगर इस डिफिनेशन के बिहाफ पे मैं निकालना चाहूँ फॉर्मूला, तो अपना फॉर्मूला क्या बनता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसमें भी रही है, केजी में चाहिए। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो अपना मोलरिटी हो जाएगा, बड़ा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, ठीक है। प्रधान प्रधान एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि बड़ा मोलरिटी बेटा एक लौता ऐसा टर्म है
जो तापमान पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्वेश्चन करेंगे बता दूंगा आपको, अभी हम बस टर्म पढ़ रहे हैं तो सीख लो कि नोट मोलैलिटी does not depends upon टेम्परेचर। क्यों ऐसा होता है आगे पढ़ेंगे। थोड़ा मोलैलिटी का मान तापमान पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे आपको कैसा क्या होता है, हम वहाँ पे आपको डिफाइन के बताएंगे कि नोट बड़ा नोट से ही आपको लिखना है, इसको ऐसे ही है। बट आप इस वाले टॉपिक को एनसीईआरटी से कंप्लीट करना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, घर जाके बुक खोलना, इसको एनसीईआरटी से बेटा कंप्लीट करना, एनसीईआरटी से बेटा इसे खत्म करेंगे आप। बट बाकी अगला हम कंसंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।